नदियों का टॉपिक पढ़ रहे थे हम, नदी प्रणाली, है ना। सुबह हमने कितनी नदियां पढ़ी थी? उत्तरी हरियाणा की और पूर्वी हरियाणा की। हरियाणा में अगर देखें तो ज्यादातर नदियां या तो पंचकुला से एंटर हो रही थी या स्टार्ट हो रही थी, और अंबाला और यमुनानगर। हरियाणा का सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो किस जिले में है? इसका मतलब जो पूर्वी नदी है वो कौन सी नदी मानी जाएगी? यमुना। और हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु पंचकुला। इसका मतलब जो नदियां यहाँ से आ रही हैं वो उत्तरी नदियां कहलाएंगी। ये तो तुम्हें कॉमन सेंस भी है। अंबाला इनके बीच में, तो उत्तरी में गिनेंगे हम। इसके बाद हमने देखा था हमारी पंचकुला से दो नदियां आई थी या स्टार्ट हुई थी। एक आई थी आपकी घग्गर और एक टांगड़ी। टांगड़ी कहाँ से निकल के आई थी? मोरनी हिल्स। किसका हिस्सा है ये? शिवालिक का। आपकी उत्तर हरियाणा की सारी नदियां किससे निकलती हैं? शिवालिक। लेकिन पूर्वी हरियाणा की यमुना शिवालिक से नहीं निकलती। अंबाला की दो नदियां, एक नदियां बताना। एक नदी मारकंडा, इसका पुराना नाम अरुणा, एक ऋषि का नाम भी है ना। और मारकंडा, नाहन, धरतीधर। ऐसे ही जैसे यमुनानगर में आने वाली दो नदियां कौन सी? एक सरस्वती और एक यमुना। यमुना तो स्पेशल आती है कलेसर से एंट्री, कल हमने वन अभ्यारण्य पढ़ा था। और सरस्वती है आदि बद्री। आदि बद्री यानी अब तुम्हारे दिमाग में ये पिक्चर क्लियर है कि दो नदी ऊपर से, एक अंबाला से और दो यमुनानगर से। इनके अलावा छुटपुट सी नदियों की अगर मैं बात करूं तो आपके यहाँ सोम्ब नदी है, आपके यहाँ स्थापना नदी है, आपके यहाँ राक्षी नदी है, और कौन सी पढ़ी थी सुबह जो पढ़ी थी हमने? चेतांग नदी। हाँ, चेतांग नदी, ठीक है। ये टांगड़ी तो मैंने यहाँ लिख दिया ना, मेन में है, वैसे वो भी छोटी। सोम्ब नदी जो है ना आपकी, ये इस यमुना में मिलेगी और उससे पहले ही गिर जाएगी। जब ये बहुत बड़ा बांध बनेगा ना, कौन से वाला? ताजे वाला। हमारा बांध बाकी की नजर से वो बैराज है, तब उससे पहले ये नदी उसमें गिर जाएगी। तो सोचो कितनी छोटी छोटी नदियां हैं। थापना आपकी कितने किलोमीटर की है? और ये चेतांग और राक्षी भी बहुत छोटी नदियां हैं। और याद करो सुबह पढ़ा था, राक्षी तो बनती मैदानों से है, यमुनानगर के नीचे के हिस्से से कुरुक्षेत्र में गायब। तो कितनी छोटी सी नदी है। ऐसे ही चेतांग, कहीं कहीं लिखा है कि यही पुराने टाइम की दृष्टद्वती नदी है। अगर आप आज गूगल पे सर्च करो दृष्टद्वती तो कुछ निकलता ही नहीं है। इतना घुमा फिरा के बातें बताई हैं कि क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि उस टाइम की दृष्टद्वती आज ये बन गई। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दृष्टद्वती ही आज की चेतांग है। कुछ लोग कहते हैं हरियाणा के दक्षिणी हरियाणा की साहिबी ही पुराने टाइम की दृष्टवती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आज की घग्गर ही पुराने टाइम की दृष्टवती है। ये कहीं किसी किताब में, कहीं किसी साइट पर क्लैरिटी नहीं है। लेकिन आपके हरियाणा के पेपर का नहीं पता, उसने एक बार चेतांग को मान लिया, एक बार साहिबी को। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि 100% ये करना, इनके ऊपर कोई चीज चलती नहीं है हरियाणा में कि ये गारंटी है। यहाँ कुछ भी मांग सकते हैं। एक बार पेपर में ये भी आया था कि हरियाणा की प्रमुख नदी, और गंगा आंसर ठीक था। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, जो कि बहती भी नहीं है, वो भी यहाँ ठीक थी। खैर, हमारी जिम्मेदारी है पढ़ना। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी हरियाणा की नदियां। तो हमने पूर्वी हरियाणा की एक नदी पढ़ ली और उत्तरी हरियाणा की इंपॉर्टेंट 4 नदियां पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी। अब बिल्कुल शांत होकर सुनो और बोर्ड पे समझना। पहली सबसे इंपॉर्टेंट नदी है साहिबी। इसी का एक नाम है साबी नदी। साबी और साहिबी एक ही बात है। ये दक्षिणी हरियाणा की सबसे लंबी है। अगर आप इसको किलोमीटर में मापें तो ये 300, लेकिन आपके यहाँ ये 108 भी लिखिए, 103 भी, तो 100 प्लस बस मान लो। और ये कोई बहुत भारी भरकम नदी नहीं है, लेकिन बाकियों के मुकाबले ये थोड़ी सी ठीक है। तो इसलिए आप कहते हैं दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी। वैसे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकियों के मुकाबले इसको आपने महत्वपूर्ण का दर्जा दे दिया। ये 3 जिलों से आपके से बहती है, आर, जी और जे।
ये है रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर। आपके यहाँ से बिल्कुल नहीं निकलती, ये निकल के आई है आपके पड़ोसी राजस्थान के जयपुर में। स से साहिबी एक पहाड़ियां हैं सेवर, और इसमें भी आपके सीएम के नाम की एक जगह मनोहरपुर, उस जगह का नाम है मनोहरपुर। मनोहरपुर यहाँ से ये निकलती है। जैसे हमने सुबह नहीं पढ़ा था एक दो गांव के नाम, वैसे आते नहीं है, पर सेवर की पहाड़ियां जयपुर में है, मनोहरपुर, और यहीं पे एक पहाड़ी जीतगढ़ भी कहलाती है। तो ये जहां मिल जाए ना याद रखना है, सेवर, जीतगढ़ पड़ेगी ये सारी चीजें। 300 किलोमीटर, एक तिहाई आपके राज्य में बहती है, दक्षिण की सबसे इंपॉर्टेंट 3 जिलों को कवर करती है। ये साहिब जब आपके यहाँ जगह पड़ती है कोट कासिम, यहाँ से ये आपके रेवाड़ी में एंटर कर जाती है, और रेवाड़ी में घुस के फिर ये आपका, ये देखो ये रहा रेवाड़ी, फिर ये गुड़गांव और झज्जर तक आती है। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये झज्जर से दिल्ली की तरफ जाती है, और दिल्ली में एक नजफगढ़ में गिरती है, और फाइनली उस नाले का सारी गंदगी, बहुत खराब काला सा नाला, ये जाके गिर जाती है आपकी यमुना। इस कायदे भी किसकी सहायक नदी कहलाएगी? यमुना की। सारी साउथ की नदियां गिरती हैं साहिबी में, और साहिबी गिरती है यमुना में। तो इस हिसाब से दक्षिण हरियाणा की सारी नदियां किस में जाके मिल जाती हैं? यमुना, क्योंकि यमुना दिल्ली से निकल के फिर दक्षिण हरियाणा कवर करके यूपी में जाएगी। तो जितनी छोटी मोटी नदियां हैं, सबसे लंबी तो ये है, और तुम ढूंढो तो तुम्हें 100 किलोमीटर में ये दिखेगी भी नहीं, बस ये किताबी है कि इतनी है। समझ में आ गया? ये निकलती कहाँ से है? जयपुर के पास से, सेवर, मनोहरपुर, जीतगढ़। तुम्हारे कितने जिले? 3, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर। फिर झज्जर से ये दिल्ली नजफगढ़ झील, और वहां से यमुना में इसकी एंट्री है। ये कोट कासिम के पास कहाँ पे एंटर करती है? रेवाड़ी। एक बार गलती से इसमें पानी ज्यादा हो गया, बारिश अच्छी हो गई 1977 में, और इसमें बाढ़ आ गई। जब इसमें बाढ़ आई तो सबसे प्रभावित हुआ रेवाड़ी, और जहां ये जाके गिरती थी यानी नजफगढ़, जो कि दिल्ली का इलाका था। अब इसीलिए सरकार ने डिसाइड किया कि इस पे बांध बना देना चाहिए। 1977 की बाढ़ के कारण आपने रेवाड़ी का एक गांव पड़ता था मसानी, यहाँ पे बांध बना दिया, बैराज है बेसिकली, छोटा बांध, और उस बांध को बनाने में आपने पैसा भी लगाया और समय भी लगाया, और 77 की इस बाढ़ के कारण इस बांध को जाके तैयार किया 1989। वो दिन था, और आज का दिन, आज तक तो इसमें इतना पानी आया नहीं कि यमुना भी भर पाए, बाढ़ तो बहुत दूर की बात है। तो बस एक बार बाढ़ आई थी, जिसके चलते आपने मसानी बांध या मसानी बैराज लिखा है, ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। कहाँ पड़ेगा ये? रेवाड़ी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर 300 किलोमीटर, आपके यहाँ 103 जिले, आर जे जी, रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर, जाके यमुना में नजफगढ़ नाले के कारण या नजफगढ़ झील के कारण मैदानी क्षेत्र की 89 में इस पे बांध बना, 77 में यहाँ पे बाढ़ आई थी, कोट कासिम के पास से इसकी एंट्री। क्या ये क्लियर हो गया? बस यही सबसे इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद वालियों के नाम सुन लो, थोड़ा थोड़ा बता भी दूंगी। सेकेंड बड़ी रिवर कौन सी थी? दोहान कह लो पहले, इंदौरी, क्योंकि वो सबसे बड़ी है, इंदौरी रिवर। हाँ, अब सुनते चलना। इंदौर नाम का इलाका वैसे तो एमपी में है, लेकिन आपके यहाँ भी इंदौर गांव था, और इंदौर पहाड़ी थी, इंदौरी पहाड़ी। तो इन पहाड़ियों में जब बारिश होती तो एक नाला टाइप का बह चलता, तो लोगों ने नाम रख दिया कि यही इंदौरी नदी है। इंदौरी नदी इसी नाम के गांव, इसी नाम की पहाड़ी के पास से निकलती है, और ये इलाका जो है ना आपका, ये मेवात का इलाका है, जिसको आज आप क्या कहते हैं? नूह। तो आप सोचो नूह में कितनी बारिश होगी कि ऐसी नदी बहे, लेकिन फिर भी है। ये जाके लास्ट में गिर जाती है आपकी कौन सी नदी में? साहिबी। और कोट कासिम के ही इलाके के आसपास आपको अलग अलग धाराओं में नाले टाइप बहते मिलेंगे, वो इंदौरी नदी के हैं। तीसरी नदी का नाम है दोहान। दोहान आपकी एक पहाड़ी याद है? ढोसी। कहाँ थी ये? महेंद्रगढ़ में। हाँ, ये बहुत सारी पहाड़ियां थी, अरावली का रीजन है, सारा रीजन अरावली का, यहाँ से निकलती है। और आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ बर्फ नहीं है, बहुत बारिश नहीं है, तो थोड़ी बहुत, जैसे आज बारिश हो गई तो पानी थोड़ा बहुत चल पड़ा। यहाँ दोहान रिवर ये ऐतिहासिक नदी है,
कुछ लोग कहते हैं कि इसका इतिहास से संबंध है और बहुत पुराने टाइम में किसी ऋषि की पत्नी की आंखों से इस नदी की शुरुआत हुई, वो लेकिन रिलायबल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। दोहान नदी की लंबाई भी बहुत ज्यादा नहीं है और ये भी अपना पानी जाके किसमें गिरा देगी? साहिबी। तो साहिबी की सबसे लंबी सहायक नदी इंदौरी है। साहिबी खुद किसमें गिरेगी? यमुना। यमुना किसकी सबसे लंबी सहायक है? गंगा के। इंडिया की भी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है। हमने उसकी लेंथ भी सुबह पढ़ी थी, 1376 किलोमीटर। दोहान ढोसी याद रखना, और इसमें इसका एक नाम और है, वधूसरा। क्या नाम है इसका? वधूसरा। वधूसरा भूलना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका भी एक नाम है, अंशुमती। अंशुमती, अंशु मतलब सूर्य होता है, सूर्य की किरण को अंशु कहते हैं। तो इंदौरी का नाम अंशुमती है, दोहान का नाम वधूसरा और साहिबी का नाम साबी था। साबी में ही सारी गिरेंगी, नाले टाइप है सारी। और लास्ट एक नदी जिसका नाम हमें लेना है, कृष्णावती। बहुत छोटी सी नदी है कृष्णावती नदी, बहुत ही छोटी है, और ये भी जाके किसमें गिर जाएगी? साहिबी में। इसकी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि पानी ज्यादा नहीं आता। महेंद्रगढ़ के आसपास के इलाके में थोड़ी बहुत नाले के रूप में ये देखी जाती है। तो 4 नदियों में सारियों का पानी फाइनली जाके साहिबी में, और साहिबी का पानी जाके नजफगढ़ झील में, जो कि मैदानी इलाके की झील है, और इसका पानी जाके यमुना। तो आपके हरियाणा में सारी दक्षिण की नदियों ने अपना पानी यमुना में गिराया। आपकी उत्तर की नदियां याद है? कांगड़ी, मारकंडा, सरस्वती, ये किसमें गिरी थी? हाँ, तो अब तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि जितनी शिवालिक से निकली थी ना, उन सब ने पानी गिरा दिया घग्गर में, और जितनी अरावली से निकली है ना, इन सब ने पानी गिरा दिया यमुना में। बहुत बेसिक सी बात है और ये समझने पर आधारित है। इतना समझ में आ गया? ये आपकी सारी इंपॉर्टेंट नदियां हमने पढ़ ली। अगर उत्तर हरियाणा की नदियों का नाम लेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले घग्गर, फिर आप कहेंगे मारकंडा, सरस्वती और टांगड़ी। जैसे दिमाग में एकदम पिक्चर बने तो पंचकुला की नदी याद आ जाए। पंचकुला की 2 नदियां, एक घग्गर और एक टांगड़ी। फिर इसके नीचे अंबाला की मारकंडा, और उसके नीचे यमुना नगर की आधी बद्री वाली सरस्वती, और एक ये आपकी है ही लंबे वाली यमुना। इनमें से कौन सी शिवालिक में नहीं आती? यमुना का मतलब होता है यम की बहन, और इसीलिए इसको यामी भी कह सकते हैं। मान लो कह दें हरियाणा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जानबूझ के यमुना ना दे तो तुम चकराओगे। यामी किसका नाम है? यमुना। यम से संबंधित होने के कारण इसका एक नाम यामी भी है। सबकी समझ में आ गया इतना? बहुत बढ़िया। ये नदियों का जाल है हरियाणा में। अगर मैं इसको मोटे तौर पे बनाऊं तो ये ऐसे बना देते हैं। कुछ नदियां यहाँ से निकल के इसी में गिर रही हैं। यहाँ इसमें कोई ज्यादा नदी नहीं मिली। इन नदियों के बाद फिर नीचे की तरफ हम देखें तो कोई ढोसी से, कोई सेवर की पहाड़ियों से, और फाइनली ये पानी जाके साहिबी में मिलके वो दिल्ली की तरफ किसमें गिर गया? जाके यमुना। इन नदियों के जाल में इस नदी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये पूर्वी हरियाणा की नदी है, और आपने इसमें स्टार्टिंग में ही अपने एंट्री पर ही, क्योंकि ये कलेसर से निकलती घुसती है, यहाँ पे आपने जो वो नहरों का जाल बिछाया ना, उसने आपके हरियाणा को दूर दूर तक सिंचित कर दिया। एक तो इसके कारण आपका हरियाणा बहुत उपजाऊ है, और दूसरा आपके ऊपर पंजाब में जो सतलुज नदी है उसकी भी भाखड़ा नांगल की एक एंट्री आपकी तरफ भी है, टोहाना फतेहाबाद, और इसका भी एक ऐसा हिस्सा जो आपके दक्षिण तक को हेल्प करेगा। तो हरियाणा को अगर देखें तो ये तो नदियां सिंचित करती हैं या नहरें सिंचित करती हैं। नदियों के कारण आपका वाटर टेबल हाई है, वाटर लेवल हाई है, और इसीलिए आपके यहाँ नलकूपों से भी सिंचाई बहुत ज्यादा की जाती है। आपके टोटल एरिया का, अगर मैं टोटल एरिया की बात करूं, 75% आपका सिंचित इलाका है। आप ये देखो, पहाड़ों में सिंचाई की ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, तो आपका 43% हिस्सा तो पंचकुला का पहाड़ ही थे ना, मेनली वन और पहाड़। तो सिंचित के 75% आपका सिंचित एरिया है, जिसमें से एक बड़ा कारण है आपका सिंचाई का नलकूप। आपके यहाँ ट्यूबवेल ज्यादा सिंचाई करते हैं बजाय नहरों के, जबकि नहरों का कितना बड़ा जाल आप देख पा रहे हैं। आपकी सबसे ज्यादा बड़ी नहर अगर कहेंगे जिसके कारण आपका हरियाणा कमा खा रहा है, वो पश्चिमी यमुना नहर है। पश्चिमी यमुना नहर की अगर इतिहास की बात करें तो मैंने सुबह भी कहा था, एक हल्का सा बताया था, अब इसको डिटेल में सुन लो, फिर ये बार बार जिक्र नहीं होगा।
पश्चिमी यमुना नहर को आप कहते हैं वेस्टर्न यमुना कैनल। और इसके एंट्री का जो आपकी यमुना हरियाणा में घुसती है, कौन सी जगह है वो? कलेसर। कलेसर से पहले बस एक पतली सी नाली टाइप आती है सोम्ब नाम की, जिसको आप कहते हैं हमारी नदी है, वो इसमें मिलती है। ये मान ले यमुना, यहाँ से एक पतली सी धारा टाइप आके सोम्ब मिली, बाकी कुछ नहीं। फिर यहाँ पे आपने बना दिया बैराज। ये बैराज कहाँ बनाया? ताजेवाला। और एक नाम क्या है? हथनी कुंड। पहले इनमें अंतर जान लो। सबसे पहले बना था ताजेवाला, फिर बना है हथनी कुंड। त थ द ध न पहले आता है, उसके बाद य र ल व श श स बहुत पीछे आता है। पहले त आता है फिर ह, तो पहले ये बना। इसकी भी हिस्ट्री कैसे, एकदम से नहीं बना। बहुत पहले आपके यहाँ जब एक प्रतापी राजा था जिसके नाम पे पृथ्वीराज रासो लिखी गई है, जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने आपके यहाँ राज किया, आपके यहाँ भी और जयपुर अजमेर साइड में भी। इन्होंने देखा कि भाई नदी बढ़िया है, पैसा इनके पास था, टैक्स का पैसा, तो इस इलाके में खेती को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने एक कच्ची नहर बनवा दी कि भाई कुछ पानी उस नदी का, यमुना का, इस तरफ मोड़ दो और इस कच्ची नहर से हम थोड़ी बहुत खेती करने लगे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान लंबे नहीं टिके और आप सब जानते हैं 1192 में ये तराइन की दूसरी लड़ाई में इनका चैप्टर क्लोज। इसके बाद आपका हरियाणा कभी किसी के हाथ, कभी किसी के हाथ, किसी का नहर पे ध्यान नहीं गया। फिर जब दिल्ली सल्तनत ने अपना राज स्टार्ट किया तो 1325 से 1351 एक राजा था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके टाइम में इसके चाचा का एक बेटा था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इस पागल जो पढ़ा लिखा मूर्ख किया, इसके अजीब अजीब से नाम है ना इस तरह के, इसके राज में पेपर में पूछेंगे किसका राज था तो आधे करेंगे फिरोज शाह, गलत करेंगे। राज इसका था लेकिन काम किया फिरोज शाह तुगलक ने। 1335 की घटना है, फिरोज राजा बनेगा 1351 में, 88 तक चलेगा। दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल है ना। तो फिरोज शाह तुगलक ने, भाई राजा का भाई है तो वो भी तो काम करेगा, अकेला राजा कहाँ जाएगा। इस फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि ये जो पुरानी नहर है कच्ची, इसको ठीक से हमें काम करना चाहिए। तो किस सन में इसने काम करवाया? 35 में। अभी ये राजपाट नहीं संभालता लेकिन हेल्पिंग हैंड है। इसके बाद यहाँ से टैक्स लेना, लोगों को फायदा पहुंचाना, इसने काम किया। जब ये खुद राजा बना तब इसने और काम किया। इस तरह आपकी नहर, बढ़िया नहर चलती रही। लेकिन आपने इसमें कोई बहुत ऐसे कंक्रीट और सीमेंट और इसका काम नहीं किया था। ये कच्ची नहर थी, बारिश आती पानी बढ़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती तो दिक्कत थी आप लोगों को। लेटर स्टेज में जब आपके यहाँ दिल्ली सल्तनत खत्म हुई, मुगलों का काल आया, तो आपके यहाँ सबसे ताकतवर लास्ट मुगल कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब मर गया 1707 में। इसके बाद कोई काम करने वाला बचा ही नहीं और धीरे धीरे करके आपकी इस नहर की दुर्गत होती गई। ना कोई साफ कराए, ना कोई खर्चा उठाए। 1750 में जाके जब औरंगजेब के वंशज भी कमजोर, उस क्रांति से पहले की, ये प्लासी के युद्ध से पहले, इस टाइम अंग्रेज धीरे धीरे एक्टिव होने लगे थे, लेकिन अभी बहुत ज्यादा काम नहीं कर रहा था कोई भी। इसके हेर फेर में बाद में लेटेस्ट स्टेज में जाके 1817 में एक बहुत बड़ा चेंज किया और एक आदमी था कैप्टन G.R. ब्लेन, और ये इंजीनियर था। इसने एक कंपनी थी बंगाल इंजीनियर्स करके, उनके अंडर रह के कहा कि इतनी पुरानी बड़ी नहर है, क्यों वेस्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर काम करना चाहिए। और क्योंकि अंग्रेजों के पास पैसा भी था, इंजीनियर्स थे, तकनीक थी, एक बढ़िया नहर इन्होंने निकलवा दी। इसको आपने क्या नाम दे दिया? पश्चिमी यमुना नहर। अब तक इसका कोई ऐसा नाम नहीं था। फिर धीरे धीरे करके ये नहर फेमस होती गई। अंग्रेजों ने इसके ऊपर मेन काम किया और आप ये लगा लो कि 1879 में तो प्रॉपर बढ़िया तरीके से, जिसको आज कहते हो ना, ये नहर बनकर तैयार थी। हाँ, अंग्रेजों ने काम इस पे 1817 से स्टार्ट कर दिया था। उससे पहले काम हमारे राजा महाराजा और इस तरह के लोग कर रहे थे। इसके बाद इसकी शाखाएं बनती चली गई और इसकी सबसे लंबी शाखा, क्योंकि ये तो एक ही है, ये टोटल 325 किलोमीटर लंबी है, मेन कैनाल, जिसको आप कहते हैं पश्चिमी यमुना नहर। फिर इसको अपने अलग अलग शाखाओं में भी तो डिवाइड कर दिया ना कहीं कहीं पर। इन सबको मिलाएं तो ये अगर मेन कहेंगे तो 325 मेन नहीं है, सारी हैं। ये 80 किलोमीटर लगभग मेन वाली है। 86 के अराउंड है, 80 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने पूरा जाल बिछा दिया। इस पश्चिमी यमुना नहर से आपका मध्य हरियाणा और कुछ हरियाणा की पूरी बेल्ट देखे तो सारा हरियाणा। इसी के साथ दूसरी नहर का नाम है भाखड़ा नांगल।
जो आपकी नहीं है, किसकी है ये? कुछ हिस्सा आपके यहाँ भी, एक लाइन मान लीजिए आपके यहाँ भी मोड़ दी, कहाँ से एंटर होती है? टोहाना। कहाँ पड़ेगा? फतेहाबाद। टोहाना फतेहाबाद से इसकी एंट्री है। और इसको टोहाना फतेहाबाद से ना दो हिस्सों में आप देखेंगे। एक का नाम है जींद नरवाना, नरवाना वाली एक शाखाएं कह लो, एक नरवाना शाखा, और एक इसकी ये जींद वाली हो गई, और एक इसकी बरवाला जो हिसार की तरफ मुड़ जाएगी। बरवाला, बरवाला, हिसार। तो जींद और हिसार के एरियाज है नरवाना और बरवाला। ये टोहाना फतेहाबाद से दो अलग शाखाएं बन गई। किसकी शाखाएं हैं ये? इस भाखड़ा नांगल की। और इस जींद वाली ने जींद और कैथल की सिंचाई का बीड़ा उठाया, और इस हिसार वाली ने फतेहाबाद और हिसार। फिर बाद में जाके इन तीनों को, दो तो ये और एक जो हमारी अपनी पर्सनल थी, कौन सी थी वो? पश्चिमी यमुना। इसका एक फीडर बनाया और सारी शाखाओं को आपस में लिंक कर दिया जिस जिसकी जरूरत पड़ी। तो इस तरह आपके पूरे हरियाणा को पानी से बिल्कुल लबरेज कर दिया भाखड़ा नांगल ने। किसके साथ मिलके? पश्चिमी यमुना नहर के साथ मिलके। भाखड़ा नांगल की एक शाखा आपके हरियाणा के उत्तरी हिस्से में अंबाला में भी सिंचाई की सुविधा पहुंचाती है। तो भाखड़ा नांगल की एक शाखा अंबाला में, अंबाला की तरफ, और जो ये आपकी ये वाली है ना, कौन से वाली? यमुना, ये मान लो पूरा ये वाला एरिया फीड करती है। जो ऊपर से आई टोहाना वाली, ये दक्षिण हरियाणा तक इसकी पहुंच है। फिर बाद में जाके आपकी सारी शाखाएं जब दिल्ली आ जाता है, क्योंकि यमुना दिल्ली की तरफ जाएगी, तो यहाँ जाके बाद में दिल्ली ने कहा कि भाई हरियाणा सारा पानी यूज कर रहा है, इतनी शाखाएं बना ली हमने, तो हम तो प्यासे मरते हैं। 1994 में ये बात उठी, और 1996 में हमने और दिल्ली ने एक MOU पे साइन किए। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भाई एक आपसी समझ है, भाई हम तुम एक समझ के साथ एक समझौता कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए हम केस करेंगे या ये, एक आपसी समझ है कि दिल्ली पूरा, उसमें तो कोई नदी नहीं, कोई पहाड़ी नहीं, तो कहाँ से पानी पिएगा। तो MOU पर साइन हुए और दिल्ली ने आपको पैसा दिया कि आप इतनी सारी शाखाएं निकाल के बैठे हो, एक शाखा का पानी हम तक भी पहुंचा दो। तब आपने अपने यहाँ मुनक शाखा, जो कहाँ पे है? करनाल, यहाँ से एक शाखा करनाल से मुनक नाम की निकाली, और आप इसके सारे पानी को यूज नहीं किया आपने। आप किस तरफ ले गए इसको? दिल्ली। और दिल्ली में हैदरपुर बहुत बड़ा प्लांट है, इस तक पानी पहुंचा। यहीं से पूरा दिल्ली पानी पीता था। दिल्ली का 90% हिस्सा पानी के लिए इस पे डिपेंड करता था। अब तो दिल्ली ने एक आधी जगह और बातचीत चला रखी है, लेकिन दिल्ली पूरी तरह आपके ऊपर डिपेंड था। तो जैसे ही हमारी और दिल्ली की खटपट होती, तो हम क्या करते? मुनक नहर का पानी रोक दो, पानी रोक दो, तो एक दिन पानी, 2 दिन कैसे दिल्ली चलेगी? इसीलिए दिल्ली जो है उसने फील किया कि हरियाणा पे इतनी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली में सरकार अब ये नहीं पसंद करती कि आप पूरा पानी इसका लेके बैठ जाएं। तो मुनक नहर मेनली किसको पानी पहुंचाने के लिए है? दिल्ली। दिल्ली से जब आपकी नहर, ये नदी यमुना नदी वापस हरियाणा आती है ना, तो दिल्ली में एक जगह पड़ती है ओखला। ओखला में एक बैराज बनाया, बैराज पानी रोकने के लिए यमुना का, और उसका पानी आपकी तरफ मोड़ दिया, क्योंकि आपके दक्षिण के हिस्से गुरुग्राम और फरीदाबाद टाइप के हिस्से, इनको पानी नहीं मिलता, पहाड़ियां अच्छी नहीं है। इसका एक हिस्सा यूपी की तरफ चला गया। तो जैसे आपने ये हथनी कुंड बनाया था ना, एक हिस्सा आपका और एक हिस्सा यूपी का, ऐसे ही आपने ओखला बैराज, तो इससे आपका पूरा गुड़गांव, इसको आप गुरुग्राम नहर के नाम से भी जानते हैं। तो दक्षिण का हरियाणा जिस नहर पे डिपेंड करता है, वो यमुना नदी पर कौन सा बैराज बना हुआ है? ओखला। तो अब आपने और दिल्ली ने एक तरह से आपस की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये MOU साइन किया, और दिल्ली ने आपको पैसा दिया कि आप मुनक नहर का पानी हम तक पहुंचाइए, इसके कंस्ट्रक्शन का सारा खर्चा हम देंगे। ऐसा आपने भी किया हुआ है, आपने पंजाब को पैसा दिया था। हुआ क्या था? 1976 मैंने तुम्हें 3 प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट समझा रही हूँ, फिर किताब से पढ़ेंगे। पहला हमने पढ़ लिया यमुना का, फिर पढ़ लिया भाखड़ा नांगल, अब तीसरा आ गया। 1976 पूरे देश में इमरजेंसी लगी हुई थी। सुप्रीम, ये केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी तब, क्योंकि उस टाइम सुप्रीम, ये जो था केंद्र कुछ भी कहे, इमरजेंसी का टाइम था, और आपके यहाँ भी सरकार उनके फेवर की थी। तो केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी कि हरियाणा को किस नदी का? सतलुज नदी का पानी मिलेगा। तो बड़ी खुशी की बात है, भाखड़ा नांगल से पानी मिल रहा है, लेकिन ये बोले इसके साथ साथ तुम्हें ब्यास का और रावी का, इनका पानी भी मिलेगा। तो अब देखो, ये तो बहुत भारी भरकम नदियां हैं,
ये तो पंजाब को इतना प्रोडक्शन इनके कारण ही तो मिलता है। तो आप बड़े खुश हुए कि केंद्र सरकार ने हमारे फेवर में 3 नदियों का पानी हम यूज कर पाएंगे। किस किस का? सतलुज का, रावी का, ब्यास का। सारा पानी नहीं यूज कर, लेकिन कुछ तो बढ़ोतरी होगी। एक आंकड़ा दिया भाई इतने पानी इनको पहुंचाओ। हमने बस उसके सुनते ही कुछ नहीं सोचा, 4 साल में अपनी नहर बना दी कि लो जी हमने बना दी, भेज दो पानी। और ये पानी जिसके यहाँ से आ रहा है वो क्यों भेजेगा पानी? तो उससे तुमने बात की नहीं। वो कौन था? पंजाब। तुमने अपना खर्चा किया, फटाफट से आनन फानन में एक्वायर की जमीन। तब मान लो 1 एकड़ जमीन 5,000, आइडिया लगा लो, तो तुमने 100-200 जितने एकड़ लेनी थी लेके तुरंत नहर बना दी। 80 में तुमने काम कर दिया। अब पंजाब में सरकारें बदली, हर जगह सरकार बदली, तो फिर ये ठंडे बस्ते में चली गई योजना। तुम अपने बैठे हो पानी आएगा, हमने तो एक्वायर कर ली जमीन। अब यहाँ पानी जब नहीं आया, तुमने बहुत वेट किया, फाइनली 20 साल बीते 1996, तो तुमने कहा भाई ये तो हद हो गई, 20 साल से हमने पानी के चक्कर में बैठे, को पानी नहीं दे रहा। तुम गए सुप्रीम कोर्ट कि जी देखो हमारे यहाँ हमने नहर खोद दी, हमारी सरकार ने पैसा दे दिया, किसानों को जमीन एक्वायर कर लिया, कुछ तो करो उस जमीन का। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देखो तुम्हारा आपसी मामला है, दोनों तुम अपने आपस एक से ही अलग हुए हो, बैठ के सुलझा लो। तो हमने कहा भाई ये मानते नहीं, हम तो कह रहे हैं पानी भेजो, ये नहीं भेजते। तो उसने कहा हम पानी नहीं भेजेंगे। और आगे बढ़ के उसने क्या किया, जो उसने पहले जमीन ले रखी थी ना किसानों से कि बनाएंगे हम, वो वापस कर दी और बोले पैसे अपने हमें वो करा के अपनी जमीन छुड़ा लो। तो सारे लोग जो थे वो पैसा, भाई उस टाइम 5-5 हजार रुपए का 1 एकड़ था, आज 4-4, 8-8 करोड़ का 1 एकड़ है। तो सोचो जिसकी उस टाइम एक्वायर हुई, उसको अब अगर 5,000 रुपए देके वापस किला मिल गया अपना, तो खुश होकर भागे भागे गए, सबने वापस ले ली। यानी पंजाब सरकार तो आराम से पैसे कमा के बैठ गई, लोगों को जमीन वापस। अब हरियाणा जमीन वापस करे तो मरा, भाई इतनी कीमत कौन देगा? 96 में तो जमीन आसमान का अंतर आ गया। अब हमने पूरी कोशिश कर ली, बात नहीं बनी, और वो बात अब तक भी नहीं बनी। सुप्रीम कोर्ट में कितनी बैठकें हो गई, कितना कुछ हो गया। ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था हमारे नजरिए से। ये 192 किलोमीटर लंबी नहर बननी थी और इसमें आपको 92 किलोमीटर आपको बनानी थी। और कितना बच गया इसमें से माइनस कर दोगे तो 2 और 102 तो नहीं होना चाहिए था, ये 212 होनी चाहिए फिर, ठीक है। हाँ 100 कुछ तो उसने की थी ना, हाँ ये 214 है, कहीं कहीं 212 लिखी है। इसमें से 91 आप है और अब कितना बच गया? शायद 112, 114 कुछ बचेगा, 92 और 114 इस तरह का कुछ था, 1-2 किलोमीटर ऊपर नीचे। एक आइडिया रखो कि इतनी थी, आपने अपना काम पूरा कर दिया, इन्होंने 112 कुछ बनानी थी, नहीं किया ये काम। जब ये काम नहीं हुआ ना, ये कई किताबों में 212 भी लिखी है, कोई दिक्कत नहीं, 1-2 किलोमीटर की, अगलों ने बनाई ही नहीं। फिर आपको चिंता हुई और अब पिछले से पिछले साल इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, जो इनेलो पार्टी है जिसके कारण इस नहर पे काम हुआ था, इन लोगों ने उस टाइम भी काम किया था कि भाई हरियाणा को पानी की सख्त जरूरत है, तभी तो हम आगे दिल्ली तक पहुंचाएंगे। इनेलो के नेता जब पावर में भी नहीं थे 2019 में, ये पंजाब के इलाकों में घुस गए और इन्होंने जो मिट्टी डाल रखी थी ना नहरों में से, वो निकाल दी कि ये नहर बनेगी। फिर जेल भरो आंदोलन चलाया। फाइनली अब आपके हाथ में कोई नहर का पानी नहीं है और आप खाली हाथ बैठे हैं। अब पंजाब, मुझे लगता भी नहीं कि इतना छोटा मामला है कि फिर से एक्वायर करे, नहरें बनवाए, तो ये आपका ठंडे बस्ते में चला गया। अब शायद ये 5-10 साल तो मुझे लग नहीं रहा कि इस पे कुछ होने वाला है। वापस आते हैं, ये बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना थी और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि ये हरियाणा की जीवन रेखा साबित होगी अगर बन गई तो। आपने तो दिल्ली को पानी दे दिया, कौन सी नहर से? लेकिन आपको पानी नहीं मिला, कौन सी नहर वाला? सतलुज यमुना लिंक नहर वाला। तो अब क्या हो रहा है, जो आपकी ये यमुना है ना, जिसपे आप इतरा रहे हैं कि हम कितना पानी यूज करते हैं 47, और हमने किसको पानी भी दे रखा है? दिल्ली की तरफ। अब इस यमुना पे आपकी एंट्री से पहले ही बांध बन रहे हैं, तो अब आपके यहाँ भी पानी में फर्क पड़ेगा इस चीज का। 2 बांध बना रहे हैं बड़े बड़े, एक किशाऊ, सुना है ये नाम, और एक रेणुका, ये 2 बांध। एक तीसरा भी लाइन उसमें था लेकिन अभी वो शुरू नहीं हुआ है। किशाऊ और रेणुका बांध बन गए हैं। हम 2 साल पहले जब गए तब ये आधे से ज्यादा बन गए थे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट। रेणुका बांध, रेणुका एक देवी है इस इलाके में जहां ये बन रहा है, और ये एक नदी पर बन रहा है जिसका नाम है गिरी नदी, पहाड़ की चोटी को गिरी कहते हैं। किशाऊ बांध बन रहा है टोन्स नदी पर। ये दोनों नदियां पहाड़ी इलाकों से आके पानी लेके किसमें गिर जाती हैं? यमुना। तो ये मान लो यमुना पे ही बन रहे हैं।
यमुना की दो अलग ट्रिब्यूटरी हैं ये, लेकिन इन पे बन रहे हैं। किशाऊ और रेणुका दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में बहुत बार रेणुका बांध पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये दोनों पे बांध बनने का मतलब किसके पानी पे असर पड़ेगा? हाँ, तो ये पानी एक कहते हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर पानी पे होगा। तो पानी देखो जहां से एंट्री कर रहा है उससे पहले ही बांध बना दिए। बांध बनाया तो कॉमन सेंस है कि वहां पानी यूज भी करेंगे, जलाशय बनाएंगे, मछली पालन करेंगे, बिजली बनाएंगे, तो आपके यहाँ पानी पे असर पड़ेगा। लेकिन उसके फिर और भी बहुत सारे फायदे दिखाते हैं कि इसको फायदा होगा, इसलिए किसी ने एंटी होके काम नहीं किया। लेकिन इसका असर आएगा हिमाचल प्रदेश पे, उत्तराखंड पे, हरियाणा पे, दिल्ली और यूपी पे, क्योंकि आपके यहाँ पानी पे जब बांध बनता है, जब ये बैराज बनता है तो पानी बढ़ता है ना। ओखला में जब बैराज बनता है तो पानी बढ़ता है। तो जब ये किशाऊ और रेणुका बन के तैयार होंगे तो पानी बटेगा। लेकिन उन इलाकों में इतना मैदान नहीं है, तो हमारी तरह वो धान नहीं लगाते, वो करते हैं सीढ़ीदार खेती। और उनके यहाँ नेचुरली इतनी बारिश होती है कि बहुत ज्यादा पानी उनको चाहिए ही नहीं, इसलिए बहुत नुकसानदायक आपके लिए साबित नहीं होगा। चलो अब इनको सबको किताबों से पढ़ लेते हैं। तीनों सिस्टम समझ में आ गए नहर के? एक बात और, कुछ लोग कह रहे थे कि मैम किताब से ना पढ़ें तो बहुत सारे लोगों ने कहा किताब से। अब इस चीज को ध्यान से सुनो, मेरी कही बातें तो ब्रह्मांड में गायब हो गई। जो जबान है ना, ये तो भैया कण है, तुम्हारे कान तक पहुंची, उसके बाद तो पता नहीं कहाँ है। अब मैंने 10 मिनट पहले क्या कहा मुझे भी नहीं याद। जिसके पास किताबें नहीं होती ना, वो पास कैसे हो, घर जाके पढ़ोगे कैसे? जितने लोग कामयाब है ना, वो सब किताब पढ़ते हैं। आप कोई भी किताब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो भी है। मैं अपनी किताब, क्योंकि मैंने खुद अपने हिसाब से लिखी थी, इसलिए इससे पढ़ाऊंगी। अगर आपके पास ये नहीं, आप कोई भी किताब पढ़ लो, जिसके पास ल्यूसेंट की है, अरिहंत की है, कोई भी हरियाणा का राइटर, सब किताब एक जैसी हैं। अब ये नदियां सेम रहेंगी। अच्छा, ठीक है। चलो, अब बुक्स की बात हो रही थी, तो बुक्स की बात समझ में आ गई। सबको किताब से पढ़ना चाहिए। किताब के बिना कोई नौकरी नहीं लग सकता। कई किताबें पढ़ के भी नौकरी लग जाए तो गनीमत होती है। ऐसा नहीं कि एक किताब पढ़ी नौकरी लग गए। किताब सब जगह अवेलेबल है। कई ऐप के स्टूडेंट्स भी कह रहे थे कि किताब कैसे मैनेज करें। आईसीएस की इस टाइम 90+ ब्रांचेस तो अकेले हरियाणा में है। ये हर जिले में कहीं कहीं पर 3-4 ब्रांचेस होंगी। तो जो ऐप वाले स्टूडेंट है, आईसीएस की ब्रांच से जाके किताब ले लो, नहीं तो icsbooks.in पर भी किताबें हैं। किताब तुम सबके पास भी होनी चाहिए। किताब नहीं है तो घर जाके पढ़ोगे कैसे? अब घर जाके जब किताब देखोगे सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो या तो हरियाणा के किसी सेंटर से अरेंज कर लो किताब, और नहीं तो ICS Books ये है .in, इससे किताब मंगवा लो। इससे टाइम लगेगा किताब आने में, 15 दिन 10 दिन लगेंगे। सबसे बढ़िया है जिसके पास किताब नहीं है, ऐप वाले स्टूडेंट ब्रांच पे पहुंच के किताब ले लो। नोट्स प्रोवाइड करा दो, नोट्स नहीं बन पाएगी बात। चलो जल्दी से किताब उठाओ। अब 94 पेज पर आ जाओ। पेपर बहुत पास आ गया, स्पीड से पढ़ा करो। अब पेज 93 पूरा हो गया था, 94 का 95 का राक्षी हो गया था ना। बताना, राक्षी मैदानी इलाके से आई थी या पहाड़ी इलाके से? हाँ, राक्षी की खासियत तुम्हें समझ में आई? टांगरी की क्या खासियत थी? हमसे शुरू हमसे खत्म। राक्षी भी ऐसी है। कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ खत्म हो गई? कुरुक्षेत्र में। यहाँ लिख लो, हरियाणा में बहती है केवल। ऐसे तुमने टांगड़ी के लिए भी लिखा था, केवल हरियाणा। स्थापना 15 किलोमीटर की है, सबसे छोटी नदी है। अगर तुम इसको गूगल पे सर्च करोगे ना नदियों के टेबल को, तो तुम्हें 9 किलोमीटर की नदी भी मिलेगी, 15 किलोमीटर की भी मिलेंगी, 20 की भी है, 40 की भी है, 70 की भी है, 90 की है। एक काम करो, इससे पिछले पेज पे जल्दी से 4-5 नदियां लिखवा देती हूँ, इसमें पूछ ही लिया है तो। पेज 94 पे जगह खाली है, देखो लिखो इसमें चेतांग नदी 9 किलोमीटर, सबसे छोटी है ये चेतांग नदी। लेकिन इसको पूछते नहीं है, ऐतिहासिक है, इसका नाम नहीं आता। चेतांग नदी 9 किलोमीटर, स्थापना नदी 15 किलोमीटर, ये दिखती है रास्ते में। स्थापना नदी 15 किलोमीटर। इसके बाद सारी इंपॉर्टेंट मेन लिख लो बस। चेतांग, स्थापना, एक सोम्ब लिख लो। मैंने क्या बताया आपको? पानी बटने से पहले। किसका पानी बटने से पहले? ताजेवाला का। कौन सी नदी गिर गई थी? सोम्ब। ये नालियां टाइप है, तो बहुत बड़ी नदी नहीं है। लिख लो सोम्ब, ये 40 किलोमीटर, 40। और टांगड़ी तो बहुत छोटी है, आपके यहीं बहती है। कितने किलोमीटर है टांगड़ी? 40 किलोमीटर नहीं 70, 40 नहीं 70। लिखो टांगड़ी 70 किलोमीटर। कोई नहीं पूछने वाला इनको, लेकिन एक आइडिया रखना बस। स्थापना कितनी है? 15। स्थापना से ज्यादा छोटी है चेतांग।
चेतांग में ही जाके गिर जाएगी राक्षी नदी, जो तुम सुबह पढ़ रहे थे। ठीक है, जल्दी से आ जाओ। क्या आएगा? हरियाणा की नीली नदी पानी की मात्रा के अनुसार, तो यमुना टिक करना पड़ेगा। जहां पानी की अधिकता की बात करें, नीला रंग पानी का परिचय देता है। यम की बहन कहें, सूर्य की बहन कहें, सर्पिलाकार की नदी कहें, सबसे लंबी नदी कहें, पूर्वी नदी कहें, तो किसका नाम लोगे? लेकिन वो तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए कहेंगे उत्तरी हरियाणा की सबसे लंबी नदी। हाँ, आधों को ये पता, कहेंगे यमुना तो था ही नहीं। अगर उत्तरी कह रहे हैं तो यमुना का नाम नहीं ले सकते। चलो फटाफट से आ जाओ। दक्षिणी अफवाह तंत्र, तो दो नदियां बताना जो तुम्हारे हरियाणा में ही बह के खत्म हो जाती हैं, राक्षी और टांगड़ी। सबसे छोटी नदी थापना, थापना से भी छोटी एक नाले के रूप में बहती है चेतांग। पुराने टाइम में शायद यही क्या थी, दृष्टवती। दक्षिणी अफवाह पे आओ। कितनी नदियां हैं दक्षिण की? 4। कौन सी सबसे लंबी है? साबी, साहिबी, सबके डबल डबल नाम है वहां। पहली पहुंचो, साहिबी नदी, यहीं लिख लो साबी नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ साउथ हरियाणा है। दक्षिण हरियाणा की सबसे लंबी नदी साबी नदी। इसी पे तुमने बैराज बनाया हुआ है, कौन सा? मसानी। कौन से सन में बाढ़ आई थी? 77 में। बैराज बनाया 89 में, तब से कभी पानी भी नहीं आया। पढ़ लो। ये नदी राजस्थान में जयपुर की सेवर पहाड़ियों से निकलती है। कोट कासिम के पास हरियाणा के रेवाड़ी में प्रवेश करते। टिक कर लो, जयपुर, सेवर, कोट कासिम, रेवाड़ी। रेवाड़ी में कोई प्रजनन केंद्र भी था क्या? मयूर और चिंकारा का। कहाँ था? झाबुआ। वो झाबुआ याद रखना यहीं पर, ठीक है। और ये झाबुआ के पास से ही एंटर करती है। यहाँ ऊपर लिख लो सेवर की पहाड़ियों के पास। तुमने सीएम के नाम पे क्या बताया मैंने? मनोहरपुर। और क्या बताया? हाँ, यहाँ लिख लो, इसके ऊपर लिख लो जीतगढ़। ये पहाड़ी है जीतगढ़। हाँ, यही लिख लो जहाँ लिखा है ना ये सेवर पहाड़ी, यही लिख लो जीतगढ़ के पास मनोहरपुर। तो सेवर आ जाए, जीतगढ़ आ जाए, मनोहरपुर आ जाए। और ये बहरोड पहाड़ी है। अब जैसे इतनी छोटी नदियां हैं तो ढेर नदी आसपास की पहाड़ियों का नाम लिख देते हैं। बहरोड, सेवर, जीतगढ़ और एक क्या है? मनोहरपुर। ये सब किसके साथ टिक करोगे? हाँ, ये साहिबी, जिसका नाम है साबी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिण हरियाणा की। 3-4 नाम है इसके साथ। कहाँ से एंटर करती है? कोट कासिम के पास से। कौन सी जगह? झाबुआ। झाबुआ में क्या है? मयूर और चिंकारा का प्रजनन संरक्षण केंद्र। फटाफट अगला पढ़ेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार रेवाड़ी के निकट, अंडरलाइन कर लो, रेवाड़ी के निकट मसानी गांव के बाद ये नदी मरुस्थलीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये नदी नजफगढ़ झील में गिरती है। नजफगढ़ झील की खासियत मैदानी भाग की झील है। मैदानी सिर्फ 2 झीलें हैं आपके पास, या तो बीबीपुर की झील है, बीबीपुर गांव जींद में है, लेकिन बीबीपुर झील अगर पूछेंगे तो कुरुक्षेत्र में है। और एक आपकी कौन सी झील है? नजफगढ़ झील। ये दोनों झील ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में होती हैं, लेकिन ये झील दोनों मैदानी इलाकों, बहुत बार आ चुका है ये। हरियाणा की मैदानी इलाकों की झीलें कौन कौन सी हैं? बीबीपुर और नजफगढ़। इस नजफगढ़ में क्या गिरेगी? साहिबी। साहिबी में कितनी गिरेंगी? दक्षिण की सारी, चाहे कृष्णावती है, दोहान है या इंदौरी है। आगे टिक करो। तो नजफगढ़ झील में गिरने के बाद एक नाले के द्वारा यमुना नदी में मिलती है। तो सारी किस में गिर जाएंगी? यमुना में। नेक्स्ट भी टिक करना। ये नदी हरियाणा में 3 जिलों में बहती है, रेवाड़ी, गुड़गांव और झज्जर। RGJ ये याद रखना, क्योंकि ये सबसे लंबी है, इससे लंबी कोई नहीं है। कुल कितनी लंबाई इसकी? 300। आपके यहाँ 100। ये लिख लो यहाँ, कुल लंबाई 300 हरियाणा में। कहीं कहीं 103 लिखिए, कहीं 108। अब जिसमें पानी ना बहता हो उसको नापना बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा पानी ज्यादा तो 108, नहीं तो 103, नहीं तो 100। 100 के अराउंड हमारे राज्य में है। और कितने जिलों में है? 3, रेवाड़ी, झज्जर, गुड़गांव। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इंदौरी नदी साहिबी की मुख्य नदी है। सारी नदियां किसकी मुख्य नदी हैं? हाँ, और कहें सबसे लंबी बताओ तो कहते ना इंदौरी, मतलब इसमें गिरने वाली इंदौरी। इंदौरी टिक कर लो। अंशुमती लिख लो, अंशुमती। अशुमती भी लिखा है 1-2 जगह। अंशुमती और अशुमती एक ही चीज है, तो दूसरा नाम भी हमने पढ़ लिया, अंशुमती। अंशु किरण को बोलते हैं, सूर्य का नाम है अंशु, अंशुमाली, ये समास भी है। चलो फटाफट टिक करना। इसका उद्गम है मेवात जिला, नूहू, मेवात पहाड़ियां, तो आपके यहीं से। इंदौरी किले के पास से उद्गम, तो नाम पड़ा इंदौरी। इंदौर गांव भी था यहाँ पुराने टाइम में, और किला था इंदौरी। मेवात के इलाके से निकलती हैं। नेक्स्ट टिक कर लो।
इसकी एक शाखा रेवाड़ी जिले की सीमा पर साहिबी नदी से मिलती है और दूसरी शाखा पटौदी के निकट साहिबी में मिलती है। बात पढ़ के लग रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी नदी है, नाले हैं ये और सूखे पड़े रहते हैं। दो शाखाओं में डिवाइड होके किस में गिर जाते हैं? साहिबी में। है कुछ भी नहीं। तो साहिबी की सबसे बड़ी नदी कौन सी हुई? सहायक इंदौरी। कितनी शाखाओं में बटी? दो। किस में जाके मिल गई? साहिबी में। इंदौरी है ये। दोहान के पास लिखो वधूसरा, वधूसरा, दोहान। साहिबी का नाम क्या था? वो तो तुम फंसोगे ही नहीं। दूसरा नाम क्या था? इंदौरी। इसका नाम क्या था? अंशुमती या अशुमती भी लिखा है। और तीसरी क्या है? दोहान का नाम है वधूसरा, वधूसरा। और कृष्णावती का नाम क से ही इसका नाम है कसौती भी और कसौती भी। या थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ रूप मिल जाए पकड़ लेना। तुम इनमें ना एक बार बोर्ड पे देखो, इन दोनों को उल्टी कर दोगे, वहां इंदौरी तुम्हें याद नहीं आएगी, दोहान। इसको ऐसे याद कर लेना, दो वधू नहीं रखनी चाहिए ताकि तुम्हें याद रह जाए, वरना तुम भूल जाओगे। तुम्हें याद आएगा कि अंशुमती दोहान है। इंदौरी में 4 अक्षर हैं, अंशुमती में भी 4 अक्षर हैं। ये तो नाम में ही छिपी है। कृष्णा क से है, कसौती भी। तो गड़बड़ कहाँ होगी? वधूसरा। किसका नाम है? दो, यानी दोहान का वधूसरा और इंदौरी का अंशुमती। फटाफट से आगे पढ़ लो, आगे टिक कर लेना। वधूसरा लिख लिया यहाँ। चलो, दोहान नदी का उद्गम स्थल ढोसी की पहाड़ी है, यानी तुम्हारे यहीं पर। दोहान नदी राजस्थान के नीम का थाना क्षेत्र से निकलती है। ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं राजस्थान से और हमसे लगती हुई सारी। ये नदी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है और बसई नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। तो बसई से जुड़ा स्थान महेंद्रगढ़ में है, बसई। इसके बाद आ जाओ, ये राजस्थान में भी बहती है और हरियाणा में भी, लंबी नहीं है ज्यादा। कृष्णावती सबसे छोटी नदी है दक्षिण की, ठीक करना। कसौती लिख लो इसको, कसौती या कसौती एक ही बात है, थोड़ा बहुत इसको भी चेंज कर सकते हैं, वो दूसरे नाम साथ साथ लिख लेना। एक छोटी नदी है, राजस्थान में जयपुर से निकलती है। सेम जयपुर के पास से कौन सी आई थी? लंबी नदी, यानी लंबी और छोटी दोनों नदियां जयपुर। उसका क्या क्या याद किया था? सेवर और बहरोड और जीतगढ़ और मनोहरपुर। इसमें टिक कर लो, ये छोटी भी वहीं से आती है। उत्तर की ओर बहती हुई नारनौल के निकट प्रवेश करती है। तो महेंद्रगढ़ी तो है नारनौल, दोहान भी वहीं से थी। कृष्णावती नदी नीम का थाना राजस्थान का हिस्सा रेवाड़ी, कोसली, झज्जर से बहती हुई अंत में बहरोड नाले में मिल जाती है। तो नाले में गिरती है ये, और वो नाले जाके किस में गिरते हैं? जफगढ़ झील में। और झील किस में जाती है? ठीक है, प्रमुख नहरें 3 पढ़ा दूं, बाकी कल पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ लो। हरियाणा की प्रमुख नहरें फटाफट पढ़ेंगे। हरियाणा की मुख्य रूप से सिंचाई ट्यूबवेल और नहरों से की जाती है। फर्स्ट नंबर क्या है? ट्यूबवेल, और सेकंड नंबर है नहरें। कितनी नहरें प्रेजेंट में काम कर रही हैं? 2। तीसरी तो आई ही नहीं ना। 2 कौन कौन सी? एक भाखड़ा नांगल और एक पश्चिमी यमुना। हरियाणा की लाइफ लाइन क्या बनती? SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर। हमने काम अपना 4 साल में कर लिया, उनको 20-30 साल हो गए, उन्होंने काम नहीं किया। ये पढ़ लो। हरियाणा की मुख्य रूप से सिंचाई ट्यूबवेल और नहरों से, पहला ट्यूबवेल सेकंड नहरें। परंतु हरियाणा की प्रमुख नहरों में से पश्चिमी यमुना नहर, अंडरलाइन करो इसको, सबसे पुरानी, क्योंकि किस काल की है ये? पृथ्वीराज, कच्ची नहर। फिर किसने काम करवाया? फिरोज शाह। किसके काल में करवाया? MBT। फिर ये बंद रह गई। फिर किसने काम किया? अंग्रेजों ने। GR ब्लेन बंगाल इंजीनियर ग्रुप का इंजीनियर था। फिर अब जाके अंग्रेजों ने काम करके इसको डेवलप किया। ये टिक कर लो। ये सबसे पुरानी है। यमुनानगर ताजेवाला से निकलती है। लंबाई कुछ ज्यादा ही लंबी लिख दी, इतना तो हरियाणा भी नहीं है। इसको ठीक कर लो, काट दो, यहाँ लिख लो 325 किलोमीटर। और मेन कहे तो 86 है, कहीं कहीं 80 भी लिखा है, 86 विकिपीडिया कहता है। लिख लो, मेन अगर कैनल कहें मुख्य की, जो कि सीधी है लंबी, वो कितनी है? 86। अगर पूरे हरियाणा की माप दोगे तो 325। ये 3 2 2 6 काट देना, कहीं एक आधा इसको ही टिक कर दे। यमुना नहर द्वारा रोहतक तक पानी जाता है, करनाल तक, अंबाला। अंबाला तक जाता है क्या? हाँ जाता है, ये गलती। बहुत लोग सोचेंगे अंबाला तक भी जाता है, ज्यादा नहीं चाहिए अंबाला को, लेकिन जाता है। सिरसा, सोनीपत राजस्थान और दिल्ली के भागों में सिंचाई की जाती है। कौन सा वो बैराज बना रखा है दिल्ली के पास? ओखला, गुड़गांव नहर दिल्ली के लिए। नेक्स्ट करना भाखड़ा नहर। सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाकर ये नहर निकाली गई है। ये नहर पंजाब से होती हुई हरियाणा में टोहाना फतेहाबाद में प्रवेश करती है। कोई नदी भी तुम्हारी यहीं से आई थी ना? घग्गर।
किसके ऊपर से बह गई थी? जींद। और कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र की कोई नदी थी? सरस्वती। कहां से आई थी? यमुना के आदि बद्री से। फटाफट से टिक करेंगे। पश्चिमी यमुना नहर, ये नहर हरियाणा की सबसे पुरानी नहर है, तो हरियाणा की ओल्डेस्ट कैनल कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। टिक मार्क कर लो। ये नहर 1879 में यमुना नदी के पश्चिमी किनारे से ताजेवाला नामक स्थान से निकाली गई। इसके द्वारा करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत जिलों के साथ साथ राजस्थान के कुछ भागों में सिंचाई की जाती है। लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। अगले पेज पे एक मैप है, वहां थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में, क्योंकि पेपर में कई बार आई है ये। मैप के पास हेडिंग डाल दो, पश्चिमी यमुना नहर। क्या कहते हैं इसको अंग्रेजी में? वेस्टर्न यमुना कैनाल। कई पेपर में आए सबसे पुरानी कैनाल और ऐसे लिखा आ जाए तो आधों को पता ही नहीं चलेगा। ये वेस्टर्न यमुना ही पश्चिमी नहर है। यहाँ लिख लो पश्चिमी यमुना नहर। ऊपर नहर हेडिंग डाल के 2-4 पॉइंट लिखने हैं, तो साफ और अच्छे लिखना। पहला पॉइंट लिखो, पृथ्वीराज चौहान के समय बनी। हेडिंग डाल लो, वेस्टर्न यमुना कैनाल, पश्चिमी यमुना नहर। पहला पॉइंट, पृथ्वीराज चौहान के समय बनी। सेकेंड पॉइंट लिखो, 1335 में फिरोज शाह तुगलक द्वारा रेनोवेट या पुनर्निर्माण किया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा पुनर्निर्माण। ब्रैकेट में लिखना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ये दो अलग बातें हैं। एमबीटी के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। फिर ये बहनी बंद हो गई। जब ये औरंगजेब मर गया ना, तो किसी ने काम ही नहीं किया। 1750 में लिख लो, 1750 में बहनी बंद। इसमें गाद, रेत, मिट्टी, मरे हुए जानवर इतने इकट्ठे हो गए कि पानी रुक गया। पानी रुक गया तो पानी रुकता नहीं है, पानी अपना रास्ता बना लेगा। किस तरफ चल पड़ा होगा? यूपी और दिल्ली की तरफ। तुम्हारा पानी रुक गया यहाँ आने वाला। लिखो इसमें आगे, 1817 में, अगला पॉइंट, 1817 में ब्रिटिश काल में 3 साल तक इस पे काम किया गया। 1817 में ब्रिटिश काल में 3 साल तक इस पे काम किया गया। और काम करने वाले कैप्टन का नाम क्या था? G.R. ब्लेन। बंगाल इंजीनियर ग्रुप इसका था ये, G.R. ब्लेन। इसके अंडर हुआ सारा काम, G.R. ब्लेन। कहाँ, किस ग्रुप का था ये? बंगाल। आपकी राजधानी भी तो बंगाल थी, पहले कलकत्ता थी। बंगाल इंजीनियर ग्रुप, इस ग्रुप ने काम किया इसको ठीक करने के लिए। कब ये बंद हो गई थी? 1750 में। औरंगजेब होता बड़ा आदमी था, साफ करवाया था, पैसा खर्च करता, किसी ने खर्च ही नहीं किया। फिर इसने 17 में काम किया। इसी में नीचे लिखो, 1832-33 में ताजेवाला बैराज बनाया गया। 1832-33 में बैराज बनाया गया। लेकिन प्रॉपर जो आज आपको दिखती है ना, ये 1879 से चल रही है। काम हो गया था 1832 में। इसी में नीचे लिखो, 1875-76 में पथराला बैराज, पथराला। 1875-76, 75-76 में पथराला बैराज, ये दादूपुर के पास पड़ेगा। दादूपुर नलवी नहर भी है, उसको भी पढ़ेंगे कल। लिख लो यहाँ, दादूपुर, पथराला बैराज। सोम्ब नदी पर बांध बनाया गया। सोम्ब नदी, अभी मैंने क्या बताया था आपको, यमुना में एक नदी बस पहले मिलती है, कौन सी नदी है वो? सोम्ब, वही लिख लो। सोम्ब नदी पर बांध, बांध तो ये छोटे छोटे बैराज हैं। सोम्ब नदी पर बांध बनाया गया। तो पथराला जो बैराज है ये किस नदी पर है? सोम्ब पर। सोम्ब किस में मिल जाती है? यमुना में। सोम्ब रिवर जो है वो कहाँ से पहले ही मिल जाती है? जब ये कलेसर से ताजेवाला आती है ना, हार्डली 1-2 किलोमीटर, उसमें मिल जाती है। उस पे क्या बना दिया गया? दादूपुर में क्या बनाया? पथराला बैराज। नदी का नाम क्या है? सोम्ब। किस में गिरेगी आके ये? अगला फटाफट से पॉइंट लिखो, 1889 से 1895, यानी नेहरू का बर्थ। नेहरू 1889 में तो पैदा हुए थे, 95, इतने सालों तक लगातार काम हुआ था। 1889 से 95 सिरसा शाखा बनी, जो सबसे लंबी शाखा है। सबसे लंबी शाखा कौन सी है? सिरसा। किसकी? पश्चिमी यमुना की। 2 शाखाएं अभी नरवाना और बरवाला बताई थी, किसकी थी वो? भाखड़ा नांगल की। नरवाना कहाँ है? जींद, यानी जींद और कैथल की तरफ नरवाना शाखा और हिसार और फतेहाबाद की तरफ बरवाला। ये यमुना की नहीं है, कहीं आधे सुने ही ना, उनको समझ में ही ना आए। ये किसकी है? भाखड़ा। और सिरसा शाखा, हांसी शाखा, बुटाना, ये सारी किसकी हैं? ये इसकी हैं, यमुना की। फटाफट से लिख लो, 1889 से 95 के बीच
सिरसा शाखा बनी। लिखो सबसे बड़ी शाखा है पश्चिमी यमुना नहर की, सबसे बड़ी शाखा है पश्चिमी यमुना नहर की। तो कोई तुमसे पूछे कि बताओ सिरसा शाखा का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, तो तुम क्या कहोगे? 1895। इसमें पानी कब चला होगा? 1896 में। ऐसे पूछ लेते हैं घुमा फिरा के। बनने में कई साल लगे क्योंकि सबसे लंबी शाखा बनाई, और इसमें अगले साल पानी 1896 में। नेक्स्ट लिखो लास्ट 1999, 1999 हथनी कुंड बैराज बना। हथनी कुंड क्यों बनाना पड़ा? ताजेवाला में गाद, मिट्टी, रेत इतना इकट्ठा हो गया कि पानी बहना फिर बंद हो गया, और बंद नहीं होगा, पानी अपना रास्ता बदल के किस तरफ चल पड़ा? यूपी और दिल्ली। तो फिर आपने क्या डेवलप किया? हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड 2 किलोमीटर दूर है बस, किससे? ताजेवाला। इसको बहुत सारे लोग तो ताजेवाला ही बोलते हैं क्योंकि ज्यादा अंतर ही नहीं है। ताजेवाला पहले बना है, हथनी कुंड बाद में। अब सबकी समझ में कहानी आ गई। कब से शुरू हुई है? पृथ्वीराज चौहान। चौहान का टाइम था 12वीं शताब्दी, यानी तब से ये नहर कच्ची थी। फिर किसने इस पे थोड़ा और काम किया? फिरोज शाह। फिरोज शाह का टाइम नहीं था, टाइम था एमडीटी का। फिर मुगलों के टाइम में काम होता रहा। जब मुगल मरे तो इसमें पानी बहना बंद हो गया। कौन से सन में? फिर अंग्रेजों ने एक आदमी को भेजा जिसका नाम था जीआर ब्लेन, बंगाल इंजीनियर ग्रुप का वो कैप्टन था। उसने 1817 से 3 साल तक काम किया। फिर इसने 1832 से 33 में पानी फिर से बढ़िया चल पड़ा, और फिर ये चलते चलते अब हम देख रहे हैं नया ये वाला कब बनाया गया? 99 में। तो हमने 2 चीजें पढ़ ली, एक ही पढ़ी है ना? चलो बाकी कल पढ़ा दूंगी, टाइम ज्यादा होगा। अच्छा हिंदी की क्लास के लिए सुन लो, हिंदी का टॉपिक तुम्हारा ना बहुत डिफिकल्ट नहीं आएगा। तुम्हारे 5-7 नंबर की हिंदी आने, तो उसमें मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ लिया करो, वो चीजें ज्यादा आएंगी। तुम्हारी सर से मैंने बात की है, सैटरडे करवा दे बस, क्योंकि अब 1 घंटा उतने में तुम स्टैटिक जीके पढ़ लिया करो घर जाके, वो बहुत आएगी, साइंस वाली और सोशल वाली। भाई मेरे पास टाइम तो नहीं है, मैं कैसे पढ़ाऊं? मैं सुबह से लगातार पढ़ा रही हूँ, 2:30 बज गया। अब मैं टाइम मिला तो जरूर पढ़ाऊंगी, लेकिन मिलेगा मुश्किल।